हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद सर 60 पॉइंट में। तो मैं आज आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन चैप्टर का थर्ड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि हम पहले दो पार्ट में देख चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको हमको समझना है। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में चले रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन के बाद 1994 में जब साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, तब वहाँ एक बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन का बना और जो पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशन के शासन नहीं चलाया जा सकता? तो ये शुरू करते हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है। तो हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, जो गोरी सरकार थी, वह किस तरह से रंग भेद नीति के तहत काले लोगों के साथ अत्याचार कर रही थी। किस तरह से उन्होंने सैकड़ों लोगों की ब्रूटल किलिंग की, हज़ारों लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो उस अत्याचार के बाद जब साउथ अफ्रीका उससे आज़ाद हुआ तो वहाँ काले लोग आए, और अब जब काले लोग सत्ता में आए तो जो समूह किसी का अत्याचार सहा हो, उसके मन में उसके खिलाफ नफ़रत होना, उससे बदला लेने की भावना होना बिल्कुल सहज बात थी। लेकिन जब देश के भलाई की बात हो तो वहाँ पर हमने देखा था कि किस तरह से नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने काले लोगों से आग्रह किया था कि हमें उस पुराने अत्याचार शासन वाले रिजीम को भुला देना है और हमें उन लोगों को माफ़ कर देना है। इस तरह से गोरे और काले लोग मिलकर के संविधान बनाने पर सहमत हुए थे। लेकिन आशंकाएं दोनों ही पक्ष में थी। जो काले लोग थे, द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कम्प्रोमाइज। जो काले लोग थे वह इस बात को चाहते थे कि डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला जो बहुमत का शासन है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। वे अपने आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी चाहते थे। दूसरी तरफ जो गोरे लोग थे उन्हें अपने जो विशेषाधिकार मिला हुआ था और जो प्रॉपर्टी थी उसके सुरक्षा की अपनी चिंताएं थी। दोनों पक्ष की अपनी अपनी चिंताएं थी। तो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ द पार्टीज एग्रीड टू कंप्रोमाइज़। दोनों ही पार्टी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, समझौता करना पड़ा। एक लंबे विचार विमर्श के बाद गोरे लोग इस बात पर राजी हुए कि मेजोरिटी का शासन हो। उसको उन्होंने स्वीकार किया कि लोकतंत्र में जिसके पास मेजोरिटी होगा उसका शासन होगा। साथ साथ उन्होंने 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। ये भी उन्होंने जो गोरे लोग थे इस बात पर भी सहमत हुए कि जो गरीब लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके जो बेसिक नीड्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ब्लैक इस बात के लिए राजी हुए कि जो मेजोरिटी रूल होगा, जो मेजोरिटी रूल है वह भी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। आने वाली जो सरकारें हैं उन्हें अनलिमिटेड पावर नहीं मिलनी चाहिए, ताकि वे भी इस बात पर सहमत हुए कि मेजोरिटी रूल, दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट मेजोरिटी। जो मेजोरिटी रूल है वो माइनॉरिटी के जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं ले सकती है। दिस कंप्रोमाइज वाज नॉट ईजी। ये जो कंप्रोमाइज़ था, समझौता था, ये बहुत ही आसान नहीं था। सबके अपने अपने शंकाएँ थी, सबके अपने अपने हित साधने थे। ऐसे में ये दोनों पक्ष में शांति हुआ, समझौता हुआ। क्या
इस बात की क्या गारंटी थी कि उससे वे उनमें से कोई पक्ष नहीं मुकरेगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता था कि मेजॉरिटी वाली पक्ष की जो सरकारें हैं वो बाद में जाकर के अपने विचार बदल देती। ज़रूरत पड़ती संविधान का। तो इन दोनों पक्षों के बीच में इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि दोनों ही पक्ष जो समझौता किए हैं उस पर भविष्य में भी बने रहेंगे, एक लिखित एग्रीमेंट की ज़रूरत थी कि दोनों ही इस पर सहमति लिखें ताकि वो एग्रीमेंट हमेशा बना रहे। तो उसी तरह से एक खाका तैयार किया गया, एक संविधान। द ओनली वे टू बिल्ड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अवॉइड बाय। तो ये ज़रूरत पड़ी कि सब कोई एक दूसरे पर फैत करे, इसलिए जो भी रूल्स हैं, जो गेम्स के रूल्स हैं, जो सरकार चलाने के नियम हैं, उसको लिख दिया जाए ताकि उस लिखित रूल के अनुसार ही चाहे सरकारें कोई भी आए वो उसका पालन करे। These rules lay down how the rulers are to be chosen in future। उसमें ये लिख दिया गया कि किस तरह से आने वाली सरकारों का चुनाव होगा, और उसमें ये भी लिख दिया गया कि आने वाली जो सरकारें हैं वो क्या कर सकती है और वह क्या नहीं कर सकती। फाइनली these rules decided the rights of the citizens। इस तरह से जो उस देश के सिटीजन थे उसके अधिकार निर्धारित कर दिए गए, लिख दिए गए। और ये बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि सरकारें आने के बाद जो दूसरी सरकार है उसको आसानी से चेंज न कर दे, इसलिए ये जो रूल्स के बुक थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तैयार किया गया। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। दे आल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स will be supreme, that no government will be able to ignore these set of basic rules is called a constitutions। तो इस तरह से जो भी वहाँ के अफ्रीकन लोग थे उन्होंने उस रूल्स, इस बात पर सहमत हुए कि जो रूल तय किया गया, जो नियम तय किए गए हैं वह सुप्रीम होगा और कोई भी सरकार उसको आसानी से बदल नहीं सकती है। तो ऐसे जो रूल्स बने, इस रूल्स के को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि कोई भी, लोकतंत्र में सरकारें अक्सर बदलते रहती हैं, हर 5 साल या 6 साल पर चुनाव होता है। तो उस चुनाव के बाद जो दूसरी पार्टी आती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता है तो वो सरकार, जो पिछली सरकार के कानून थे, पिछली सरकार के द्वारा बनाए कानून है, उसे आसानी से बदल देगी। जो संविधान है उसे आसानी से बदल सकती है। तो संविधान में लिखा रहता है कि कौन कौन से बातें हैं जिसको सरकार आसानी से नहीं बदल सकती है और किस दायरे में सरकार को काम करना है। तो ऐसे बेसिक रूल्स के जो बुक्स होते हैं उसको हम संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो बनाया कोई यूनिक संविधान नहीं था। इससे पहले कई सारे देशों में संविधान बन चुके थे। जैसे अमेरिका में वार और फ्रीडम शुरू हुआ, उसके बाद जब अमेरिका आज़ाद हुआ इंग्लैंड से, तब सबसे पहले उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहाँ शासन स्थापित हुई। इसी तरह से फ्रांस में भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद वहाँ संविधान स्थापित हुआ। ये सिर्फ सरकार के स्तर तक ही नहीं, कोई भी संस्था होती है तो वह एक नियम और कानून के तहत ही काम करती है, और ये नियम और कानून एक लिखित फॉर्म में उपलब्ध होता है। ये जो नियम और कानून हर संस्था अपने संस्था को चलाने के लिए बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, वो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। किसी भी देश का संविधान लिखे हुए नियमों का एक संग्रह होता है जिसे उस देश में रहने वाले लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory called citizens, and also relationship between a people and government। Constitution does not a constitution does many things। तो constitution क्या होता है?
कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश और उसमें रहने वाले लोगों के साथ उसके संबंध को बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या काम करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स, बहुत सारे कार्य करता है। पहला है द फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहले तो ये लोगों के बीच में एक विश्वास को पैदा करता है, ट्रस्ट को पैदा करता है और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाता है, जो देश में रहने वाले अलग अलग तरह के लोगों के बीच होता है। किसी देश में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनके बीच में एक विश्वास और एक सहयोग की भावना को बढ़ाने का काम करता है। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। दूसरा है कि ये सरकार के स्वरूप को निर्धारित करता है और ये तय करता है कि आखिर कौन संस्था किस तरह के डिसीजन को ले सकता है। तो डिसीजन टेकिंग पावर किसके पास होगा, ये उस संविधान के द्वारा निर्धारित होता है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तीसरी बात यह है कि यह सरकार के पावर को लिमिट करती है, कंट्रोल करती है और ये बताती है कि सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं। यानी संविधान में जनता के अधिकार को भी शामिल किया जाता है। जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये सारे संविधान में वर्णित होते हैं और इस संविधान के में वर्णित कानून को सरकार छीन नहीं सकती है। फोर्थ है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। यह लोगों के उस भावना को भी व्यक्त करता है कि किस तरह से देश में एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक। जितने भी दुनिया के देश हैं उनके बीच में संविधान हैं वो डेमोक्रेटिक हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जितने भी देश डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, उनके पास संविधान जरूर होते हैं, आवश्यक है। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका में जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसके बाद वहाँ संविधान बने। इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में संविधान बने। इसके बाद तो दुनिया के हर देश में एक लिखित संविधान होना अनिवार्य सा हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।